सदियों बल्कि हज़ारों साल से इस दुनिया में रहते इंसान को कभी ये भी नहीं पता था कि ये दुनिया जिसमें वो रह रहा है कितनी बड़ी है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। इसके नीचे क्या है और ऊपर आसमानों से आगे क्या है। दूर चमकता सूरज आखिर कितना बड़ा होगा। वो ये शाम ढलते जाता कहाँ है। क्या ये दरिया में डूब जाता है। लोगों ने इस ज़मीन का कोना ढूंढने अपनी ज़िंदगियाँ तक लगा दी। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम था कि समंदर के उस पार क्या है। क्या वहाँ भी लोग बसते हैं। ये पता लगाने भी उसे सदियां लग गई कि वहाँ भी एक दुनिया बसती है। नई दुनिया जो सबके लिए नई थी। न्यू वर्ल्ड बियॉन्ड द पैसिफिक। पर ये सारी कहानी तो आप जानते ही हैं, जिसे फिर से सुनाकर मुझे आपको बोर नहीं करना। आज हम बात करेंगे इसी इंसान की उस कोशिश के बारे में जो समंदरों और ज़मीनों से आगे निकलकर अब फिजाओं और सितारों में अपने झंडे गाड़ने के ख्वाब देख रहा है। इस कभी न ख़त्म होते नजर आने वाले आसमान में क्या हमारी ही एक बस्ती है या और भी कोई बसता है। क्या कहीं और भी कोई दुनिया है। क्या दूर सितारों में भी कोई रहता है। ऐसी किसी मखलूक का तस्वुर उन साइंस फिक्शन मूवीज़ ने इतना जहन में बिठा दिया है कि आए दिन लोग किसी ऐसी मखलूक को देखने का दावा करते रहते हैं जो ना इंसान है और ना जानवर। और हकीकत में उसने कोई जिन भूत देखा हो या उसके तखय्युल और इमेजिनेशन ने हकीकत का रूप धार लिया हो, उसे एलियन का नाम दे दिया जाता है। साइंसदान ऐसी किसी मखलूक से कांटेक्ट करने की ऐसी कोशिश में लगे हैं जैसे कोई फ़ोन उठाए और आंख बंद करके कोई भी नंबर डायल कर दे कि चलो देखें कौन उठाता है। यहाँ तो फिर भी कोई ना कोई फ़ोन उठा ही लेगा, पर अगर पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे अकेले ही के पास फ़ोन हो तो मैं कितने ही नंबर डायल कर लूँ, कभी कोई जवाब नहीं आने वाला। और जब मेरे फ़ोन के सिग्नल को ही जाते जाते सालों बल्कि सदियाँ लग जाएं, क्योंकि इस फैली हुई कायनात में जहाँ लाइट को ही जाते जाते हज़ारों साल लग जाते हैं, तो ये सिग्नल भी सालों फिजाओं में भटकते होंगे किसी मंजिल की तलाश में, जो अगर उन सिग्नल्स को रिसीव कर भी ले तो उसे कैसे पता चले कि ये तो सालों पहले भेजा गया मैसेज है और ये कहाँ से आया है। चलिए ये भी कयास कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि उन्होंने सिग्नल का जवाब दे भी दिया, तो फिर जो सालों बाद जब वापस यहाँ पहुँचेगा उसी कंप्यूटर पर जो इस काम के लिए सालों से उसी फ़ोन की तरह होल्ड पर हो कि जवाब कब आएगा। इसे भेजने वाले सालों पहले इस दुनिया से जा चुके होंगे। और तो और सिग्नल में होगा क्या, खैर खैरियत या कोई एड्रेस, कौन सी ज़ुबान में होगा। यहाँ तो हम साथ रहते जानवरों की ज़ुबान नहीं जानते, एलियंस को तो छोड़िए। और क्या ज़रूरी है कि वो भी ज़ुबान से ही बात करें, या यही क्या ज़रूरी है कि वो बात करते भी हों। इन सब सवालात के जवाब में हमारे पास और मज़ीद सवालात के सिवा और कुछ नहीं। जहाँ चंद साल पहले साइंसदान अपने गैलेक्सी को ही पूरी कायनात समझते थे, उनमें से कुछ ऐसे थे जो दूर से नज़र आने वाले धुंधली धुंधली सी रोशनी को दूसरी गैलेक्सीज मानते थे। उनका यकीन नहीं किया जाता था। पर आज हम जानते हैं कि कायनात में सिर्फ एक हमारी ही एक मिल्की वे गैलेक्सी नहीं, न जाने और कितने कहकशां वजूद रखते हैं। पर क्या कोई ऐसा प्लैनेट है जहां इंसान बस सकते हों। सिर्फ हमारे कहकशां मिल्की वे गैलेक्सी में ही 200 खरब सितारों के वजूद का अंदाज़ा लगाया जाता है। और हर 5 में से एक सितारा जब हमारी ज़मीन जैसा सैयारा या प्लैनेट अपने सिस्टम में रखता है, तो ऐसे 40 खरब प्लैनेट्स तो सिर्फ हमारे मिल्की वे ही में होने चाहिए। पर क्या उनमें ज़िंदगी होगी। साइंसदानों के अनुसार उस प्लैनेट का साइज़ हमारे अर्थ जितना है, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो भारी होगा तो ग्रेविटी की वजह से हमारा जिस्म भी भारी हो जाएगा और ज़मीन में धंसता महसूस होगा। और अगर वो प्लैनेट हल्का होगा तो हमारा जिस्म का हल्का होना हमें हवा में उड़ने का एहसास दिलाएगा। पर अगर आपको ये तस्वुर पुरलत्फ और मज़ेदार मालूम हो रहा है तो ये भी जान लीजिए कि इससे अंदर के अज़ा और ऑर्गन्स पर भी असर पड़ेगा। और कलीजा मुंह को आने का मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। दूसरी बात, वहाँ की आबो हवा कैसी होगी। क्या एग्जैक्टली 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन का रेशियो होगा जिसके हम आदी हैं और जिसके ऊपर नीचे होने से हमारा दम घुटने लगता है। वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा और मौसम कैसा होगा जब यहाँ गर्मियों की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अगर वहाँ उस प्लैनेट के सितारे से कम दूरी की वजह से गर्मी ज़्यादा रही तो अब हम एसी तो ले जाने से रहे साथ, अगर ठंडी ज़्यादा हो तो अब सोचिए, इससे तो अच्छा अंटार्कटिका होगा ना, खाली भी पड़ा है और पास भी पड़ता है। चलिए मान लेते हैं कि ये सब ठीक है, वहाँ पर पानी भी है और मौसम भी खूब है, तो अब जाएं कैसे। अब ये मत बोलिए कि स्पेसशिप से। ऐसे किसी प्लैनेट का डिस्टेंस हमसे कम 40 लाइट ईयर या नूरी साल है। यानी अगर आपका स्पेसशिप रोशनी की रफ्तार से जाए तो उसे 40 साल लग जाएंगे, जो कि वो जा नहीं सकता। तो अब जिस रफ्तार से ये जाते हैं उससे तो पहुँचते पहुँचते कम से कम 1 लाख साल लग जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 लाख साल। अब अगर हम किसी तरह इतने अरसे स्पेसशिप चला सकें और इतना ज़ख़ीरा और रिसोर्सेज खाने पीने वगैरह का इंतज़ाम कर भी लें तो जाए कौन। मतलब अगर कोई ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम हो जो जाने वाले को फ्रीज़ कर दे और वहाँ पहुँचते ही डीफ्रीज़ कर दे, तब तक ज़मीन पर उसकी 2000 नस्लें तो यूं ही गुजर चुकी होंगी। कौन गया था, पहुँचा नहीं पहुँचा, कौन जाने। वैसे भी ये नामुमकिन है
इंसानी जिस्म 21 डिग्री सेंटीग्रेड से कम के टेम्परेचर पर आमतौर पर मर जाता है। अब चलिए, अगर वहाँ कोई पहुँच भी जाए तो क्या करे, क्या खाए, क्या पिए, पेड़ पौधे उगाए, वहाँ की मिट्टी कैसी होगी, घर बार बनाए तो कैसे बनाए, लोहा धात कहाँ से लाए, और जिस इकोसिस्टम में इंसान रहता है उसका क्या, वहाँ कोई इकोसिस्टम तो नहीं होगा। अब इसके लिए हर पेड़ का एक बीज और हर जानवर, परिंदे और मछलियों का एक जोड़ा आदमी ले जाने से रहा। अब स्पेसशिप है, कोई कश्ती या नूह थोड़ी है। और अगर वहाँ जाकर पता चले कि वहाँ एलियंस बसते हैं, तो अब एलियंस वो नहीं, एलियंस आप होंगे। शायद वहाँ के दिन और रात लंबे या छोटे हों, शायद साल यहाँ से लंबा हो या छोटा। बहरहाल इन सवालों का हल हमारे पास नहीं, पर इतना ज़रूर है कि ज़िंदगी के वजूद के लिए ऑक्सीजन या पानी का होना कोई ज़रूरी नहीं। ये तो हमारे लिए है। बनाने वाले ने जब हमें ऐसा बनाया है तो और भी जहाँ चाहे जैसा चाहे बना सकता है। अभी हमने कायनात देखी ही कहाँ है। अरे कायनात छोड़िए, हम में से कोई पूरी ज़मीन ही कहाँ देख पाया है। अब भी नई चीज़ें और नए जानवर दरियाफ्त हो रहे हैं। देखते हैं इंसान की कोशिश और वक्त हमें कहाँ तक ले जाता है। सदियों बल्कि हज़ारों साल से इस दुनिया में रहते इंसान को कभी ये भी नहीं पता था कि ये दुनिया जिसमें वो रह रहा है कितनी बड़ी है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, इसके नीचे क्या है और ऊपर आसमानों से आगे क्या है। दूर चमकता सूरज आखिर कितना बड़ा होगा, वो ये शाम ढलते जाता कहाँ है, क्या ये दरिया में डूब जाता है। लोगों ने इस ज़मीन का कोना ढूंढने अपनी ज़िंदगियाँ तक लगा दी। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम था कि समंदर के उस पार क्या है, क्या वहाँ भी लोग बसते हैं। ये पता लगाने भी उसे सदियां लग गई कि वहाँ भी एक दुनिया बसती है, नई दुनिया जो सबके लिए नई थी, न्यू वर्ल्ड बियॉन्ड द पैसिफिक। पर ये सारी कहानी तो आप जानते ही हैं, जिसे फिर से सुनाकर मुझे आपको बोर नहीं करना। आज हम बात करेंगे इसी इंसान की उस कोशिश के बारे में जो समंदरों और ज़मीनों से आगे निकलकर अब फिजाओं और सितारों में अपने झंडे गाड़ने के ख्वाब देख रहा है। इस कभी न ख़त्म होते नजर आने वाले आसमान में क्या हमारी ही एक बस्ती है या और भी कोई बसता है? क्या कहीं और भी कोई दुनिया है? क्या दूर सितारों में भी कोई रहता है? ऐसी किसी मखलूक का तस्वुर उन साइंस फिक्शन मूवीज़ ने इतना जहन में बिठा दिया है कि आए दिन लोग किसी ऐसी मखलूक को देखने का दावा करते रहते हैं जो ना इंसान है और ना जानवर, और हकीकत में उसने कोई जिन भूत देखा हो या उसके तख़य्युल और इमेजिनेशन ने हकीकत का रूप धार लिया हो, उसे एलियन का नाम दे दिया जाता है। साइंसदान ऐसी किसी मखलूक से कांटेक्ट करने की ऐसी कोशिश में लगे हैं जैसे कोई फ़ोन उठाए और आंख बंद करके कोई भी नंबर डायल कर दे कि चलो देखें कौन उठाता है। यहाँ तो फिर भी कोई ना कोई फ़ोन उठा ही लेगा, पर अगर पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे अकेले ही के पास फ़ोन हो तो मैं कितने ही नंबर डायल कर लूँ, कभी कोई जवाब नहीं आने वाला। और जब मेरे फ़ोन के सिग्नल को ही जाते जाते सालों बल्कि सदियाँ लग जाएं, क्योंकि इस फैली हुई कायनात में जहाँ लाइट को ही जाते जाते हज़ारों साल लग जाते हैं, तो ये सिग्नल भी सालों फ़िज़ाओं में भटकते होंगे किसी मंजिल की तलाश में, जो अगर उन सिग्नल्स को रिसीव कर भी ले तो उसे कैसे पता चले कि ये तो सालों पहले भेजा गया मैसेज है और ये कहाँ से आया है। चलिए ये भी क़यास कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि उन्होंने सिग्नल का जवाब दे भी दिया, तो फिर जो सालों बाद जब वापस यहाँ पहुँचेगा उसी कंप्यूटर पर जो इस काम के लिए सालों से उसी फ़ोन की तरह होल्ड पर हो कि जवाब कब आएगा, इसे भेजने वाले सालों पहले इस दुनिया से जा चुके होंगे। और तो और सिग्नल में होगा क्या, खैरियत या कोई एड्रेस, कौन सी ज़ुबान में होगा? यहाँ तो हम साथ रहते जानवरों की ज़ुबान नहीं जानते, एलियंस को तो छोड़िए। और क्या ज़रूरी है कि वो भी ज़ुबान से ही बात करें, या यही क्या ज़रूरी है कि वो बात करते भी हों? इन सब सवालात के जवाब में हमारे पास और मज़ीद सवालात के सिवा और कुछ नहीं। जहाँ चंद साल पहले साइंसदान अपने गैलेक्सी को ही पूरी कायनात समझते थे, उनमें से कुछ ऐसे थे जो दूर से नज़र आने वाले धुंधली धुंधली सी रोशनी को दूसरी गैलेक्सीज मानते थे, उनका यकीन नहीं किया जाता था। पर आज हम जानते हैं कि कायनात में सिर्फ एक हमारी ही मिल्की वे गैलेक्सी नहीं, न जाने और कितने कहकशां वजूद रखते हैं। पर क्या कोई ऐसा प्लैनेट है जहां इंसान बस सकते हों? सिर्फ हमारे कहकशां मिल्की वे गैलेक्सी में ही 200 खरब सितारों के वजूद का अंदाज़ा लगाया जाता है, और हर 5 में से एक सितारा जब हमारी ज़मीन जैसा सैयारा या प्लैनेट अपने सिस्टम में रखता है, तो ऐसे 40 खरब प्लैनेट्स तो सिर्फ हमारे मिल्की वे ही में होने चाहिए। पर क्या उनमें ज़िंदगी होगी? साइंसदानों के अनुसार उस प्लैनेट का साइज़ हमारे अर्थ जितना है, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो भारी होगा तो ग्रेविटी की वजह से हमारा जिस्म भी भारी हो जाएगा और ज़मीन में धंसता महसूस होगा। और अगर वो प्लैनेट हल्का होगा तो हमारा जिस्म का हल्का होना हमें हवा में उड़ने का एहसास दिलाएगा। पर अगर आपको ये तस्वुर पुरलत्फ़ और मज़ेदार मालूम हो रहा है तो ये भी जान लीजिए कि इससे अंदर के अज़ा और ऑर्गन्स पर भी असर पड़ेगा, और कलीजा मुँह को आने का मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। दूसरी बात, वहाँ की आबो हवा कैसी होगी? क्या एग्जैक्टली 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन का रेशियो होगा जिसके हम आदी हैं और जिसके ऊपर नीचे होने से हमारा दम घुटने लगता है? वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा और मौसम कैसा होगा? जब यहाँ गर्मियों की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती
अगर वहाँ उस प्लैनेट के सितारे से कम दूरी की वजह से गर्मी ज़्यादा रही तो अब हम एसी तो ले जाने से रहे साथ, अगर ठंडी ज़्यादा हो तो? अब सोचिए, इससे तो अच्छा अंटार्कटिका होगा ना, खाली भी पड़ा है और पास भी पड़ता है। चलिए मान लेते हैं कि ये सब ठीक है, वहाँ पर पानी भी है और मौसम भी खूब है, तो अब जाएं कैसे? अब ये मत बोलिए कि स्पेसशिप से। ऐसे किसी प्लैनेट का डिस्टेंस हमसे कम से कम 40 लाइट ईयर या नूरी साल है, यानी अगर आपका स्पेसशिप रोशनी की रफ्तार से जाए तो उसे 40 साल लग जाएंगे, जो कि वो जा नहीं सकता। तो अब जिस रफ्तार से ये जाते हैं उससे तो पहुँचते पहुँचते कम से कम 1 लाख साल लग जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 लाख साल। अब अगर हम किसी तरह इतने अरसे स्पेसशिप चला सकें और इतना ज़ख़ीरा और रिसोर्सेज खाने पीने वगैरह का इंतज़ाम कर भी लें तो जाए कौन? मतलब अगर कोई ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम हो जो जाने वाले को फ्रीज़ कर दे और वहाँ पहुँचते ही डीफ्रीज़ कर दे, तब तक ज़मीन पर उसकी 2000 नस्लें तो यूं ही गुजर चुकी होंगी। कौन गया था, पहुँचा नहीं पहुँचा, कौन जाने। वैसे भी ये नामुमकिन है, इंसानी जिस्म 21 डिग्री सेंटीग्रेड से कम के टेम्परेचर पर आमतौर पर मर जाता है। अब चलिए, अगर वहाँ कोई पहुँच भी जाए तो क्या करे? क्या खाए, क्या पिए, पेड़ पौधे उगाए, वहाँ की मिट्टी कैसी होगी, घर बार बनाए तो कैसे बनाए, लोहा धात कहाँ से लाए, और जिस इकोसिस्टम में इंसान रहता है उसका क्या? वहाँ कोई इकोसिस्टम तो नहीं होगा। अब इसके लिए हर पेड़ का एक बीज और हर जानवर, परिंदे और मछलियों का एक जोड़ा आदमी ले जाने से रहा। अब स्पेसशिप है, कोई कश्ती या नूह थोड़ी है। और अगर वहाँ जाकर पता चले कि वहाँ एलियंस बसते हैं तो अब एलियंस वो नहीं, एलियंस आप होंगे। शायद वहाँ के दिन और रात लंबे या छोटे हों, शायद साल यहाँ से लंबा हो या छोटा। बहरहाल इन सवालों का हल हमारे पास नहीं, पर इतना ज़रूर है कि ज़िंदगी के वजूद के लिए ऑक्सीजन या पानी का होना कोई ज़रूरी नहीं। ये तो हमारे लिए है। बनाने वाले ने जब हमें ऐसा बनाया है तो और भी जहाँ चाहे जैसा चाहे बना सकता है। अभी हमने कायनात देखी ही कहाँ है? अरे कायनात छोड़िए, हम में से कोई पूरी ज़मीन ही कहाँ देख पाया है। अब भी नई चीज़ें और नए जानवर दरियाफ्त हो रहे हैं। देखते हैं इंसान की कोशिश और वक्त हमें कहाँ तक ले जाता है।